अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे कि सिंध के अवाम हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पानी की तकसीम पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातें आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि सिंध असम्बली का इजलास मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। लफ्जी गोलाबारी की गई। अपोजिशन जमातों ने सदर जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया और मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ कराची के मसाइल का हल किस सियासी जमात के पास है? मुसलसल लोड शेडिंग ने अवामी नुमाइंदे को भी तंग करके रख दिया। पीपल्स पार्टी भी के खिलाफ बोल पड़ी है और सिंध असेंबली में के का लाइसेंस मंसूख करने की करारदाद भी पेश कर दी है। जबकि कराची में पानी का बहरान संगीन है। कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है और गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो पावर हाउस चौरंगी पर 16 इंच कुतर की पाइपलाइन टूट गई थी, जो कि काफी देर तक टूटी रही। मरम्मत का काम वहां पर नहीं हो सका। क्यों फौरी एक्शन नहीं लिया गया, ये भी एक काबिल जिक्र बात है। जबकि हुक्मरान इतने बेखबर क्यों हैं इन तमाम मसाइल से, इस पर भी बात करेंगे। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और शहर की सड़कें क्या रबीउल अव्वल के जलसे और जुलूस की मुतहम्मिल हो सकती हैं? क्या यहाँ पर सूरत हाल बेहतर रहेगी? स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों ने शहर कायद के बासियों से चैन और सुकून ही छीन लिया है, बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। लेकिन हुकूमत जो है वो सब कुछ है, ठीक है कि बात हमेशा करती है। हिकमत अमली क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शहर में तरक्याती कामों का एक सिलसिला है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ना वो तरक्याती काम मुकम्मल होते हैं और ना ही आवाम को रिलीफ मिलता है। नौजवान बेरोजगारी के हाथों तंग आ चुके हैं और खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे साथ जो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मेहमान, मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ आज समीर कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे, नुमाइंदा मेट्रो वन है हमारे साथ, और हम इनसे बात करेंगे कराची पर होने वाले जो जराइम की वारदातें हैं, जो सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से, वो इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम दीगर टॉपिक्स पर आएंगे और दीगर मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिले को जारी करेंगे। समीर कुरैशी, बताइएगा, जो कराची में अमन अमान के मसाइल हैं, इस पर कोई हिकमत अमली बना रही है सिंध हुकूमत? जी देखें, हिकमत अमली तो पिछले 12-13 सालों से बनाई जा रही है, जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 12-13 सालों में तो शुरू नहीं हुआ। अब बहरहाल जो है वो खंबे लगना शुरू हुए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के वहां पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। और इसके अलावा एक गाड़ी जो है वो तैयार की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कि उस गाड़ी के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, जैसे डिवाइसेस ये और मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। खंबे लगाए गए, सिर्फ खाली खंबे लगाए गए हैं ताकि उस पर काम होगा। सदर थाने के अंदर जो थाने के बराबर वाली जगह है, जो क्वार्टर्स वाली जगह है, वो इसके लिए मुख्तस की गई है कि यहाँ पर इमारत बनेगी। लेकिन सेफ सिटी मंसूबा अभी भी शुरू होते होते, ये 2024 है, तो अभी भी 2 से 3 साल लग सकते हैं कि ये मंसूबे का आगाज होगा। जहां तक कराची के अमनो अमान की सूरत हाल की आपने बात की है, तो कराची की अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो जिसे हम मखदूस और खस्ता हाल कह सकते हैं। क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए 2023 की, तो 2023 में 85,000 जो है वारदातें रिपोर्ट हुई थी। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई थी। अगर वारदातें देखी जाए तो 1 लाख से ज्यादा वारदातें होंगी, लेकिन ये वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट की जाती हैं, तो ये रिपोर्ट हुई थी। अब 2024 का नवा महीना जो है वो शुरू हुआ है, उसके 10 दिन हुए हैं, और अगर अब तक की वारदातों का हिसाब किया जाए तो ये 35 से 37,000 वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये कम से कम भी अगर देखा जाए तो 60 से 70,000 वारदातें हो चुकी होंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो थाने में नहीं जाते। एकदम स्ट्रीट क्राइम का रेशो बढ़ा और बढ़ने के बाद आला हुकाम की जानिब से ये भी अहकामात जो है खुफिया तौर पर जारी किए गए, क्योंकि कोई तहरीरी तौर पे या जबानी तो नहीं, यानी खुफिया ही हम इसको कह सकते हैं कि उन्हें हिदायत दी गई कि FIR दर्ज करना कम कर दें। यही माजी में एडिशनल IG कराची थे गुलाम नबी मेमन, तो उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि FIR दर्ज करें, कोई बात नहीं है,
लेकिन अब जो है क्राइम की शरह इस तरीके से बढ़ी कि FIR कम करना शुरू की ताकि जराइम को कम दिखाया जा सके। समीर कुरैशी, ये इतनी गैर संजीदगी का क्यों मुजाहरा कर रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ये आला हुक्काम जो कि इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हैं, सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, वो ऐसी कैसे कह सकते हैं कि कम FIR दर्ज करें? या ये शहरियों को मशवरा दे देते हैं कि जो भी आपसे मोबाइल लेने के लिए आए या आपसे छीना झपटी करने आए तो आप सारी चीज़ें उनके हवाले कर दें और अपनी जान की अहमियत को समझें? मतलब ये तो बड़े गैर संजीदा बयानात नहीं? देखें, गैर संजीदगी तो बिल्कुल है। अगर आप ये देखें कि आप मोबाइल नहीं देंगे तो वो आपको गोली मार देगा, क्योंकि इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, रवां साल में अब तक आज के दिन को मिलाकर 93 लोग जो हैं वो डाकुओं का निशाना बन चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद होती है शहरियों की जो डाकुओं का निशाना बनी है। 93 अफराद जो कहीं रोजी रोजगार के लिए जा रहे थे या अपने घर की तरफ जा रहे थे, छीना झपटी में थोड़ी सी भी मज़ाहमत की, डाकुओं ने गोली मार दी और 93 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। अगर उसी दौर की मैं अभी जख्मियों की बात करूं तो सैकड़ों जख्मी है, जो कि अस्पतालों में भी अभी भी कुछ अस्पतालों में होंगे और बाकी ये जख्मी होकर जो जख्मी हुए हैं इनके तो मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लाजमी जख्मी है या हलाक हुआ है उसके मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। लेकिन थानों का कल्चर जो है वो तब्दील ना हो सका। आला हुकाम की तरफ से अब जो है मॉडर्न थाने बनाए जा रहे हैं, शाहरा फैसल को, गडाब को और अवामी कॉलोनी को, इसी तरह दूसरे इलाकों में मॉडर्न थाने बनाए। आप मॉडर्न थाने बना दे, कुछ भी कर लें, लेकिन थाना कल्चर को चेंज होना पड़ेगा। जब एक शख्स FIR कटवाने जाता है उसे इतना वहाँ थाने में रुसवा कर दिया जाता है कि वो FIR कटाने से बेहतर है कि वो सोचते हैं ना ही कटाऊं। ये चीजें कल आपने भी फेस की हैं। कल आपको भी तो डकैतों ने निशाना बनाया जब आप कवरेज के लिए गए थे, जो बैंक के सामने बहते हुए नाले में धमाका हुआ था। जी ठीक है, मेट्रो की टीम थी जो कि वहाँ कवरेज के लिए गई थी और जब हम वापस आ रहे थे तो वहीं सुपर हाईवे के ऊपर जो है गाड़ी को रोककर उन्होंने मुसल्लह मुल्जिमान ने तमाम अफराद को यरगमाल बनाया, सरों पे पिस्टलें रख दी और तमाम चीजें जो मोबाइल फोन थे, पर्स थे, नकदी थी, वो सब लूट कर फरार हो गए। इस बात को भी तकरीबन कोई 28 से 30 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक भी कोई मुल्जिमान का सुराग न मिल सका है और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त अब तक भी सामने ना आ सकी है कि कोई पता चल सके। क्योंकि ये सुपर हाईवे पर अगर आप देखें तो एक मामूल है कि अगर गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि सुपर हाईवे पे दिन के टाइम पे बहुत कम गाड़ियां आ रही होती हैं, तो वहां पर ये ताक में होते हैं कि कोई भी गाड़ी जरा सी भी स्लो हो उसे रोक कर उससे लूट मार करके बआसानी फरार हो जाए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हैरत तो हम नहीं कहेंगे इस बात को, ये IG सिंध हो गए या वजीर आला सिंध हो गए या एडिशनल IG कराची हो गए, दीगर SSPs हो गए, ये इनके साथ जो है इतनी बड़ी बड़ी जो है वो स्क्वाड होते हैं, पुलिस के गनमैन होते हैं। अगर इनको गनमैनों के बगैर अकेला छोड़ दें वहां पर हाईवे के ऊपर तो आप देखेंगे कि अगर ये भी लुट जाएंगे, क्योंकि वहां ये सूरत हाल है कि जरा सी गाड़ी स्लो हुई नहीं और डकैत जो है ताक लगाकर पहुंचते हैं और इनको भी लूट ले। तो अब इनके साथ तो गनमैन होते हैं, शहरियों के साथ कौन से गनमैन है जो वो तमाम चीजें ये भी लुट जाएंगे। समीर कुरैशी, ये तो बड़ी आपने खतरनाक सूरत हाल पेश कर दी है, बड़ा खतरनाक मंजरनामा आपने दिया कि अगर सहाफी भी महफूज नहीं, मीडिया का एक अपना एक पावर है और लोग समझते हैं कि ये हमारी बात आगे पहुंचाते हैं, अब ये भी डकैतों के निशाने पे आ गए तो आम शहरी वो उनका क्या हाल होगा? आपने मुकदमा दर्ज करवाया या वो भी अभी तक दर्ज नहीं हो सका? जी देखिए, हमने पुलिस को इत्तला दे दी है, SHO से भी बात हो गई थी, दीगर आला हुकाम से भी बात हुई है, लेकिन अब तक उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। पेशरफ्त नहीं हुई? तो नहीं, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, नहीं मुल्जिमान का सुराग लग सका है, नहीं कुछ गाड़ी का नंबर तक हमने दे दिया, जो मुल्जिमान की गाड़ी का नंबर था मोटरसाइकिल का वो भी हमने दे दिया पुलिस को, लेकिन अब तक कोई किसी किस्म की पेशरफ्त ना आ सकी है सामने। मैं आपको ये भी बताऊं कि गिरफ्तारियां तो पुलिस कर रही है, अगर डेली की तादाद में देखें तो कई मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं जिला वस्ती की और केमाड़ी की, तो ये वो दो जिले हैं जहां पर डकैतियां तो हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम तो वहां भी है, लेकिन रिकवरी की शरह वहां पे बहुत ज्यादा है, वहां पर मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर मैं कन्विक्शन रेट की बात करूं तो सिंध पुलिस का जो इस वक्त कराची पुलिस का कन्विक्शन रेट सिर्फ है 11%,
ANF की बात करूं तो वो है 97% और FIA की बात करूं तो 50% के करीब है। तो ये तमाम चीजें जो है, आप इतनी वारदातें हो रही हैं और ये गिरफ्तारियों की शरह आप ये देखें, रोज गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अदालतों से बआसानी जो है ये रिहा हो जाते हैं और बआसानी जो है छूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से जो है ये मुल्जिमान बआसानी रिहा हो जाते हैं। अदालतें क्या करें, कैसे सजाएं दें? जब आपने मजबूत तफ्तीश ही नहीं की तो क्या सजा देंगी अदालतें? ठीक है, ठीक है। पुलिस की बड़ी सारी नाअहली है जो कि इन मुल्जिमों को एक शेल्टर फराहम कर देती है। बिल्कुल ठीक कहा समीर कुरैशी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। फारूक डाडी साहब तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आज हमें स्टूडियोज़ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अब्दुल बासित साहब MP हैं MQM के, वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूंगी फारूक डाडी साहब आपसे। फारूक डाडी साहब, अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी समीर कुरैशी की, जराइम पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, और जो उन्होंने मालूमात दी कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हुकूमत इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रही है, कैसे बचगाना से बयानात वो ऑन स्क्रीन दें या बिहाइंड द सीन दें, लेकिन आवाम तक तो ये जुमले पहुंच रहे हैं। ये कैसी बात है? ये जिम्मेदारों वाली गुफ्तगू है? देखिए, बड़ी माजरत के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी माजरत के साथ कराची में ये एक सोने की चिड़िया है जिसको सब ने कमाने का धंधा बनाया हुआ है। जो भी हुकूमत आती है उनको इससे गर्ज नहीं है कि अवाम को हम क्या सहूलत दे रहे हैं या अवाम किस हालत से गुजर रही है। उनका मकसद एक ही है कि हम इस शहर से कितना पैसा बना सकते हैं और कितना पैसा अपनी जेबों में डाल सकते हैं। तो यही वजह है कि वो तमाम, आप देखिए कि वो इलाके जो कि पानी की निकासी आपकी जगहें थी वो तक इन्होंने अलॉट कर दी, और ये वजह है कि पहले कराची जो डूबता रहा उसकी बुनियादी वजह भी यही थी। और आप देखें, जिस शहर के अंदर पानी बिकता हो, जिस शहर को K4 का मंसूबा जब जनरल परवेज मुशर्रफ 26 अरब रुपए से इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करके गए थे, और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में भी थी और मरकज़ में भी थी, और इन्होंने इस पे कोई अमल दरामद नहीं किया, और ना आज अब तक, अब ये 180 अरब रुपए, 160-180 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन आज भी इस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। वजह इसकी ये है, आप देखें कि डिफेंस के हर घर में टैंकर आते हैं, एक एक टैंकर जो है 18,000, 16,000, 20-20 हज़ार रुपये का 4,000, 5,000 गैलन का टैंकर जाता है। तो आप देखिए कि टैंकरों से तो लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन उनके नलों में पानी नहीं आ रहा। तो ये इतना बड़ा माफिया है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। यानी पूरे शहर कायद के जो बासी हैं वो माफियाज के चुंगल में है, इस तरह से कहना चाहिए। हकीकत है, आप देखें ना कि यहाँ पे एक चीज और, एक खास चीज ये है कि जिस शहर के अंदर थाने बिकते हो, और थाने बजाय ये कि आवाम के मसाइल को हल करें, वो इंक्रोचमेंट के अंदर तवज्जो दें। जितनी आपको शहर में इंक्रोचमेंट नजर आती है, ये उस इलाके के थाने जो है वही करते हैं, क्योंकि वो उन्हें किराया उनसे लेते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं, और वो भी एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। ठीक है, अब्दुल बासित साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, खुशामदीद कहेंगे अब्दुल बासित साहब को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। वालेकुम सलाम मिस शुमैला, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बासित साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जी रहे हैं इस महंगाई के दौर में, और जिन मसाइल का शहर कायद के बासियों को सामना है, हम भी उन मसाइल का शिकार होते हैं, उनका सामना करते हैं। और पानी का जो मसला है उसने तो जिंदगी मुश्किल कर दी है। मतलब एक बुनियादी ज़रूरत है पानी, और इतना बड़ा मेगा सिटी है और यहाँ पर आवाम को पानी मुयसर नहीं है। पीने का साफ पानी तो बहुत दूर की बात है, पानी मुयसर नहीं है, न गंदा न साफ। शुमैला, असल बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये मेरे ख्याल से हम गलत कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मेट्रोपॉलिटन सिटी रही है, ये होती थी जब इसमें चीजें बेहतर थी। अब तो मतलब तबाही के हाल में।
जी, मिस शुमैला को शेयर जी किया। अब्दुल बासित साहब, मैंने कहा अब क्या सूबा बन गया है? मेरे को तो ये गांव लगने लगा है। मैं न्यू कराची को न्यू कहा जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो न्यू कराची है। उसका नाम चेंज करके ओल्ड कराची कुछ कर देना चाहिए, खंडर कराची कर देना चाहिए। इसी तरह शहर के बहुत सारे इलाके हैं, उनके हमें नाम तब्दील करने पड़ेंगे। जो हालात हैं पानी का, जो आप मसला कह रहे हैं सर, अभी जो बैठे हुए वो कह रहे थे कि डिफेंस में, डीएचए में टैंकर आते हैं, तो डिफेंस वाले अफोर्ड कर सकते हैं सर। जब आप यहाँ आएंगे, गरीब हल्के में जरा घूमें, कुछ घरों में जाके पूछें कि वो अपने खर्चे कैसे पूरे कर रहे हैं और पानी खरीद के टैंकियों से कैसे पूरे कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है ड्रग्स एक टाइम पे एक माफिया होता था ड्रग्स का, जो पैसे बहुत कमाता था। मुझे लगता है पानी वाले ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है। आज जो सिंध असेंबली का इजलास हुआ है अब्दुल बासित साहब, बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है। मछली बाजार जैसी सिचुएशन हो गई थी और सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातें दोनों आमने सामने आ गई हैं पानी की तकसीम के मामले पर। तो ये क्या मामला क्या हुआ था और क्यों इतना ये बढ़ गया? मतलब पानी तो एक बुनियादी जरूरत है, मिलना चाहिए हर शहरी को। ये आप मेरे ख्याल से कल वाला असेंबली के सेशन की बात कर रही हैं, जिसमें एक रेजोल्यूशन निसार खोड़ो साहब ने पेश करी थी आज भी बात जी। वो असल में उन्होंने रेजोल्यूशन ये पेश करी थी कि सिंध को उसका हक का पानी मिलना चाहिए। जो 1991 का जो हमारा एग्रीमेंट है इरसा का, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो हमारा कहना भी ये है कि चलें, वफाक आपके साथ अगर कोई ज्यादती कर रहा है, 36,370 मिलियन गैलन पर डे वफाक देता है पानी सिंध को, उसमें से कराची को सिर्फ जो मिल रहा है वो 548। क्या सर, ये आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ है, उसमें सदर जरदारी के इस्तीफे का मुतालबा भी तो कर दिया आपने। ये किसने मुतालबा करा है? ऑपोजिशन जमातों ने। ऑपोजिशन जमातों में असल में जिन्होंने करा है वो सुन्नी इत्तेहाद वाली साइड पे आप बात कर रही हैं। अच्छा। हमारी साइड से ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो आखिर ये कराची के जो मसाइल हैं, हर रोज हम बात करते हैं, कभी जराइम की दुनिया से बात करते हैं, कभी अवामी मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन आज तक हम ये देख रहे हैं कि कोई मसला हल नहीं होता। किसी जमात के पास है, कोई सियासी जमात ऐसी है जो आवाम को ओन करे, कराची को ओन करे और कराची के मसाइल का हल लेके आए, हल करवाए, बात ना करे, हल करे? शुमैला देखिए, हल बहुत सिंपल सा है। अगर आप एक मास्टर प्लान बनाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवा देना, अपने सियासी पॉलिटिकल माइलेज गेन ना करने की कोशिश में ना लगे। आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। K4 मंसूबे का नाम, तो के का जो मतलब है वो कभी ना मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट है ये, जो मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में भी ये कंप्लीट करेंगे। हमारा तो मसला यही है कि बस प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड बना दी जाती है जहां बता दिया जाता है सिंध ने बहुत तरक्की कर ली है, सिंध स्विट्जरलैंड बन चुका है। ना सिंध ने तरक्की करी है, ना सिंध के ये जो सबसे बड़ा शहर है सिंध का कराची, ना इसने तरक्की करी है। ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, इसको रिवर्स गियर लगा दिया है। 2008, 7, 9 में जब लोग लाहौर से, KP के पेशावर से जब आते थे ना कराची, तो वो बोलते थे वाह यार ये शहर मतलब अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है इधर। लेकिन अगर अब हम बात करें ना तो शर्मिंदगी होती है। इस शहर को रिवर गेट लग गया है, इस शहर के पैसों से। तो आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आपके पास इतनी सीटें हैं, आप कराची का कोई एक मसला भी नहीं हल करा सके। उस वक्त भी नहीं कराया जब आपके पास सब कुछ था, और आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? 15 साल से हुकूमत में सिंध गवर्नमेंट है। सर 15 साल से पहले की बात कर लेते हैं, आपने कोटा सिस्टम खत्म कराया। कोटा सिस्टम पे तो हम हर वक्त से आवाज उठा रहे हैं। सर, आप मुझे बताएं ना, करप्शन जो ये कर रहे हैं अफसरान, हमारा जुडिशियल सिस्टम ही इतना कमजोर है। हमारी हुकूमत की नाअहली ये है कि जो करप्ट सिस्टम है सारा, वाटर बोर्ड का हो, ये टैंकर माफिया नहीं दिख रहा। ये टैंकर माफिया किसी जमात को नहीं दिखता। कौन सी जमात डिनाई करेगी कि टैंकर का माफिया है कराची में? कौन सी जमात डिनाई करेगी कि इलेक्ट्रिक बदमाश बनी पड़ी हुई है? सर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा कि हमारे घर बिलावल हाउस में भी टैंकर का पानी आता है, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो सियासी जमात तो खुद इस चीज को मान रही है। मान क्या रही, इतनी मजे का खेल बात है। और आप देखें कि कराची के साथ जो अशर किया हुआ, कराची न सिर्फ सिंध, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है सबसे ज्यादा। और इन रिटर्न कराची को क्या मिल रहा है?
पूरे पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट मेरिट चलती है कि चाहे CSS का एग्ज़ाम हो, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें पूरे पाकिस्तान में मेरिट है, लेकिन पिछले 50 सालों से सिंध में मेरिट नहीं है। और मैं उन जमातों को इसका कसूरवार कहूँगा जो कि पीपल्स पार्टी के साथ एलाई रही और उनकी शराकत में रही, और ज़बानी जमा खर्च आप कुछ भी कर लें, लेकिन हकीकत में क्या किया? आपके गवर्नर को हटाते थे तो आप कहते अगर उनको हटाया तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि कराची के नौजवान को अगर कोटा सिस्टम आपने ना ख़त्म किया तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि कराची इलेक्ट्रिक जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नर्क जो है वो कराची की इलेक्ट्रिक चार्ज कर रही है, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते? ये तो नहीं है कि हमने कहा हमने करा, ये नहीं होता। आप फिजिकली ले ताकि कराची की आवाम जो है वो आपके साथ आपके पीछे खड़ी रहे। लेकिन जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है जिन्होंने कराची की दावेदार रही और कराची के लिए कुछ नहीं किया। आज कराची का नौजवान जो है बेरोजगारी की वजह से खुदकशी पे मजबूर है। आज खुदकशियाँ हो रही है शहर के अंदर, इसका जिम्मेवार कौन है? कि जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो कम से कम आप इस पर कोई अमली जामा पहना है, इस पर अमली कदम उठाए। ये हमने एहतजाज किया, हमने ज़बानी किया, हमने करारदाद डाली, ये सब बेकार चीज़ें। आप एक अमली कदम उठाए। जब PDM-1 की हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि हमारे बगैर तो हुकूमत चल ही नहीं सकती, हम हट जाए तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हमने PTI से अलहदा हुए तो PTI ख़त्म हो गई, हमने उसको गिरा दिया। तो आप जब इतने इम्पोर्टेंट है तो आप कराची के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कराची के लिए अमली कदम क्यों नहीं उठाते? आज कराची में पानी नहीं है, आज कराची में सर्विस सिस्टम सही नहीं है, आज कराची में एजुकेशन का हाल इतना बुरा है, आज कराची के हेल्थ के डिपार्टमेंट देखें, हेल्थ की कंडीशन अस्पतालों का इतना बुरा हाल है। आज आप रोडों को देखें कि एक बारिश के अंदर सारे रोड धुल गए। यानी हमें ये पता चल गया कि बजाय डामर के वो काला तेल जो होता है, ऑयल होता है, उससे रोड बनाए गए थे। एक क्यों डिफेंस के या CBC के क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो रोड थे वो क्यों नहीं धुले? वैसे कि वैसे हैं, लेकिन ये अभी रोड बनने और सारे ख़त्म। तो मैं कहूँगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, उन तमाम ठेकेदारों को, उनको अरेस्ट किया जाए कि ये दोबारा बनाओ। ये कैसे आपने ये रोड बनाया, किस तरह रोड बनाया? ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। असरार अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PTI से इनका ताल्लुक है, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल फारूक डाडी साहब, सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने आज करारदाद जो कि सिंध असम्बली में पेश की गई के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को मनसूख करने की, उसका भी उन्होंने फेवर किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। तो मतलब अब तो पीपल्स पार्टी भी इस चीज को मान रही है कि आवाम को प्रॉब्लम आ रही हो, बिजली के ज्यादा नर्ख हो या फिर कोई और। देखिए, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, ये पीपल्स पार्टी ही थी जब ये इसकी निष्कारी हुई थी और इसका जो एग्रीमेंट मुशर्रफ के दौर में बना था, तो उसमें बहुत सारी शिकें थी जिसमें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी थी इसकी लाइन लॉसेस जो है उसको ठीक करने के लिए। और उसमें एक और शिक ऐसी थी कि आप 7 साल तक कोई नर्ख नहीं बढ़ा सकते। जरदारी साहब ने 2008 में जब आए, उन्होंने दोबारा कि कराची इलेक्ट्रिक से मुआहदा किया और तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया गया। और ये एग्रीमेंट मैंने एक बार नहीं, मैंने 8-10 बार उस एग्रीमेंट को पढ़ा है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि नया एग्रीमेंट जो जरदारी साहब ने किया था उसके अंदर वो जो शिक थी, बहुत सारी शिकें उसमें जोड़ा दी, लेकिन खास कि आप 7 साल तक इसके कराची इलेक्ट्रिक के नर्ख नहीं बढ़ा सकते, तो वो शिक को ख़त्म कर दिया गया। तो अब पीपल्स पार्टी किस मुंह से कह रही है? और एक चीज़ और कहूँ, जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की निष्कारी हो रही थी तो उसमें
बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर थे जिन्होंने उनसे पैसे लिए, जिन्होंने उनसे भत्ता लिया है। अब्दुल बासित साहब से भी बात कर लेते हैं। अब्दुल बासित साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? पहले तो इनको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं जी। जो इन्होंने कहा है कि हमने इत्तेहाद करा, हमने सिंध में कोई इत्तेहाद नहीं करा, हम भरपूर ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा से उसके रीसेंट झलकियां चाहिए तो जाके बजट सेशंस देख लें असेंबली के। बाकी जो बात रही कि वफाक में हम क्यों हैं, कराची के लिए स्पेशल बजट अगर हम एलोकेट करवाएंगे तो उसका फायदा किसको होगा? इसी कराची के शहरियों को होगा। अभी के इलेक्ट्रिक पे एहतजाज हमने करा, हमने वहां पे अपने मुतालबात रखे। बिन कासिम स्टेशन 1 और 2 का हमने बोला है, नेपरा पे भी हमने खत लिखे हैं कि, और वहां हम बात कर रहे हैं वफाक में कि इनको इजाजत ना दी जाए कि इससे बिजली बनाए, क्योंकि ये डबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट बनाने में के इलेक्ट्रिक को, और वो उसी बिना पे हमें महंगी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। हमने फेयर लोड शेडिंग और डिस्कनेक्ट प्रैक्टिसेस की हमने बात करी है कि उसको बेहतर बनाया जाए। उसके अलावा जो आप 2008 पे चली जाएं शुमाइला, तो आपको भी याद होगा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर था, पानी आता था, पानी की कोई किल्लत नहीं थी, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता था सब जगह पानी जाता था, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम था हमारा। अब अगर 15 साल से हमारे पास कोई इदारा नहीं है, केएमसी हमारे पास नहीं है, वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं है, और ये कहना कि हम ठीक कर दें एक ही दिन में, तो हम ठीक नहीं कर सकते। हमें अभी 6 महीने हुए हैं, उसमें भी अगर आप जाएंगे हल्के में तो आपको अवाम अपने मुंह से बताएगी कि कौन से एमपीएस ऑन ग्राउंड हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इसके लिए ऑन ग्राउंड आना भी पड़ेगा। सिर्फ अगर टीवी पे हम देखकर फैसले करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल पैदा होगा। ठीक है अब्दुल बासित साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक्स है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो वैसी है नहीं, या यूँ कहना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वैसी दिखाई जा रही है तो वो वैसी है नहीं जैसे कि वो एक्चुअल में है। इस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे कि सिंध के अवाम हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पानी की तकसीम पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातें आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि सिंध असेंबली का इजलास मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। लफ्जी गोलाबारी की गई। अपोजिशन जमातों ने सदर जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया और मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। साथ ही साथ कराची के मसाइल का हल किस सियासी जमात के पास है? मुसलसल लोड शेडिंग ने अवामी नुमाइंदे को भी तंग करके रख दिया। पीपल्स पार्टी भी के खिलाफ बोल पड़ी है और सिंध असेंबली में के का लाइसेंस मंसूख करने की करारदाद भी पेश कर दी है। जबकि कराची में पानी का बहरान संगीन है, कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। और गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो पावर हाउस चौरंगी पर 16 इंच कुतर की पाइपलाइन टूट गई थी, जो कि काफी देर तक टूटी रही। मरम्मत का काम वहां पर नहीं हो सका। क्यों फौरी एक्शन नहीं लिया गया, ये भी एक काबिल जिक्र बात है। जबकि हुक्मरान इतने बेखबर क्यों हैं इन तमाम मसाइल से, इस पर भी बात करेंगे। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और शहर की सड़कें क्या रबीउल अव्वल के जलसे और जुलूस की मुतहम्मिल हो सकती हैं? क्या यहाँ पर सूरत हाल बेहतर रहेगी? स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों ने शहर कायद के बासियों से चैन और सुकून ही छीन लिया है, बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। लेकिन हुकूमत जो है वो सब कुछ है, ठीक है कि बात हमेशा करती है। हिकमत अमली क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शहर में तरक्याती कामों का एक सिलसिला है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ना वो तरक्याती काम मुकम्मल होते हैं और ना ही आवाम को रिलीफ मिलता है। नौजवान बेरोजगारी के हाथों तंग आ चुके हैं और खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे साथ जो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मेहमान, मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ आज समीर कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे, नुमाइंदा मेट्रो वन है हमारे साथ, और हम इनसे बात करेंगे कराची पर होने वाले जो जराइम की वारदातें हैं, जो सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से, वो इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम दीगर टॉपिक्स पर आएंगे और दीगर मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिले को जारी करेंगे। समीर कुरैशी, बताइएगा, जो कराची में अमन अमान के मसाइल हैं, इस पर कोई हिकमत अमली बना रही है सिंध हुकूमत? जी देखें, हिकमत अमली तो पिछले 12-13 सालों से बनाई जा रही है, जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 12-13 सालों में तो शुरू नहीं हुआ। अब बहरहाल जो है वो खंबे लगना शुरू हुए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, वहां पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे और
इसके अलावा एक गाड़ी जो है वो तैयार की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कि उस गाड़ी के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं, जैसे डिवाइसेस ये और मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। खंबे लगाए गए, सिर्फ खाली खंबे लगाए गए हैं ताकि उस पर काम होगा। सदर थाने के अंदर जो थाने के बराबर वाली जगह है, जो क्वार्टर्स वाली जगह है, वो इसके लिए मुख्तस की गई है कि यहाँ पर इमारत बनेगी। लेकिन सेफ सिटी मंसूबा अभी भी शुरू होते होते, ये 2024 है, तो अभी भी 2 से 3 साल लग सकते हैं कि ये मंसूबे का आगाज होगा। जहां तक कराची के अमनो अमान की सूरत हाल की आपने बात की है, तो कराची की अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो जिसे हम मखदूस और खस्ता हाल कह सकते हैं, क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए 2023 की, तो 2023 में 85,000 जो है वारदातें रिपोर्ट हुई थी। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई थी। अगर वारदातें देखी जाए तो 1 लाख से ज्यादा वारदातें होंगी, लेकिन ये वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट की जाती हैं, तो ये रिपोर्ट हुई थी। अब 2024 का नवा महीना जो है वो शुरू हुआ है, उसके 10 दिन हुए हैं, और अगर अब तक की वारदातों का हिसाब किया जाए तो ये 35 से 37,000 वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये कम से कम भी अगर देखा जाए तो 60 से 70,000 वारदातें हो चुकी होंगी, क्योंकि लोग जो है वो थाने में नहीं जाते। एकदम स्ट्रीट क्राइम का रेशो बढ़ा, और बढ़ने के बाद आला हुकाम की जानिब से ये भी अहकामात जो है खुफिया तौर पर जारी किए गए, क्योंकि कोई तहरीरी तौर पे या जबानी तो नहीं, यानी खुफिया ही हम इसको कह सकते हैं कि उन्हें हिदायत दी गई कि FIR दर्ज करना कम कर दें। यही माजी में एडिशनल IG कराची थे गुलाम नबी मेमन, तो उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि FIR दर्ज करें, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो है क्राइम की शरह इस तरीके से बढ़ी कि FIR कम करना शुरू की ताकि जराइम को कम दिखाया जा सके। समीर कुरैशी, ये इतनी गैर संजीदगी का क्यों मुजाहरा कर रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ये आला हुकाम जो कि इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हैं, सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, वो ऐसी कैसे कह सकते हैं कि कम FIR दर्ज करें? या ये शहरियों को मशवरा दे देते हैं कि जो भी आपसे मोबाइल लेने के लिए आए या आपसे छीना झपटी करने आए तो आप सारी चीज़ें उनके हवाले कर दें और अपनी जान की अहमियत को समझें? मतलब ये तो बड़े गैर संजीदा बयानात नहीं? देखें, गैर संजीदगी तो बिल्कुल है। अगर आप ये देखें कि आप मोबाइल नहीं देंगे तो वो आपको गोली मार देगा, क्योंकि इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, रवां साल में अब तक आज के दिन को मिलाकर 93 लोग जो हैं वो डाकुओं का निशाना बन चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद होती है शहरियों की जो डाकुओं का निशाना बनी है। 93 अफराद जो कहीं रोजी रोजगार के लिए जा रहे थे या अपने घर की तरफ जा रहे थे, छीना झपटी में थोड़ी सी भी मज़ाहमत की, डाकुओं ने गोली मार दी और 93 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। अगर उसी दौर की मैं अभी जख्मियों की बात करूं तो सैकड़ों जख्मी है जो कि अस्पतालों में भी, अभी भी कुछ अस्पतालों में होंगे, और बाकी ये जख्मी होकर जो जख्मी हुए हैं इनके तो मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, लाजमी ये जख्मी है या हलाक हुआ है उसके मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। लेकिन थानों का कल्चर जो है वो तब्दील ना हो सका। आला हुकाम की तरफ से अब जो है मॉडर्न थाने बनाए जा रहे हैं, शाहरा फैसल को, गडाब को और अवामी कॉलोनी को, इसी तरह दूसरे इलाकों में मॉडर्न थाने बनाए। आप मॉडर्न थाने बना दे, कुछ भी कर लें, लेकिन थाना कल्चर को चेंज होना पड़ेगा। जब एक शख्स FIR कटवाने जाता है उसे इतना वहाँ थाने में रुसवा कर दिया जाता है कि वो FIR कटाने से बेहतर है कि वो सोचते हैं ना ही कटाओ। ये चीजें कल आपने भी फेस की है। कल आपको भी तो डकैतों ने निशाना बनाया जब आप कवरेज के लिए गए थे, जो बैंक के सामने बहते हुए नाले में धमाका हुआ था। जी ठीक है, मेट्रो की टीम थी जो कि वहाँ कवरेज के लिए गई थी, और जब हम वापस आ रहे थे तो वहीं सुपर हाईवे के ऊपर जो है गाड़ी को रोककर उन्होंने मुसल्लह मुल्जिमान ने तमाम अफराद को यरगमाल बनाया, सरों पे पिस्टलें रख दी और तमाम चीजें जो मोबाइल फोन थे, पर्स थे, नकदी थी, वो सब लूट कर फरार हो गए। इस बात को भी तकरीबन कोई 28 से 30 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक भी कोई मुल्जिमान का सुराग न मिल सका है और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त अब तक भी सामने ना आ सकी है कि कोई पता चल सके। क्योंकि ये सुपर हाईवे पर अगर आप देखें तो एक मामूल है कि अगर गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि सुपर हाईवे पे दिन के टाइम पे बहुत कम गाड़ियां आ रही होती हैं, तो वहां पर ये ताक में होते हैं कि कोई भी गाड़ी जरा सी भी स्लो हो उसे रोककर उससे लूट मार करके बआसानी फरार हो जाए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हैरत तो हम नहीं कहेंगे इस बात को, ये IG सिंध हो गए या वजीर आला सिंध हो गए या एडिशनल IG कराची हो गए, दीगर SSPs हो गए,
ये इनके साथ जो है इतनी बड़ी बड़ी जो है वो स्क्वाड होते हैं, पुलिस के गनमैन होते हैं। अगर इनको गनमैनों के बगैर अकेला छोड़ दें वहां पर हाईवे के ऊपर, तो आप देखेंगे कि अगर ये भी लुट जाएंगे, क्योंकि वहां ये सूरत हाल है कि जरा सी गाड़ी स्लो हुई नहीं और डकैत जो है ताक लगाकर पहुंचते हैं और इनको भी लूट ले। तो अब इनके साथ तो गनमैन होते हैं, शहरियों के साथ कौन से गनमैन है जो वो तमाम चीजें ये भी लुट जाएंगे। समीर कुरैशी, ये तो बड़ी आपने खतरनाक सूरत हाल पेश कर दी है, बड़ा खतरनाक मंजरनामा आपने दिया कि अगर सहाफी भी महफूज नहीं, मीडिया का एक अपना एक पावर है और लोग समझते हैं कि ये हमारी बात आगे पहुंचाते हैं, अब ये भी डकैतों के निशाने पे आ गए, तो आम शहरी वो उनका क्या हाल होगा? आपने मुकदमा दर्ज करवाया या वो भी अभी तक दर्ज नहीं हो सका? जी देखिए, हमने पुलिस को इत्तला दे दी है, SHO से भी बात हो गई थी, दीगर आला हुकाम से भी बात हुई है, लेकिन अब तक उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। पेशरफ्त नहीं हुई? तो नहीं, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, नहीं मुल्जिमान का सुराग लग सका है, नहीं कुछ गाड़ी का नंबर तक हमने दे दिया, जो मुल्जिमान की गाड़ी का नंबर था मोटरसाइकिल का, वो भी हमने दे दिया पुलिस को, लेकिन अब तक कोई किसी किस्म की पेशरफ्त ना आ सकी है सामने। मैं आपको ये भी बताऊं कि गिरफ्तारियां तो पुलिस कर रही है, अगर डेली की तादाद में देखें तो कई मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूं जिला वस्ती की और केमाड़ी की, तो ये वो दो जिले हैं जहां पर डकैतियां तो हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम तो वहां भी है, लेकिन रिकवरी की शरह वहां पे बहुत ज्यादा है, वहां पर मुल्जिमान गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर मैं कन्विक्शन रेट की बात करूं तो सिंध पुलिस का जो इस वक्त कराची पुलिस का कन्विक्शन रेट सिर्फ है 11%, ANF की बात करूं तो वो है 97% और FIA की बात करूं तो 50% के करीब है। तो ये तमाम चीजें जो है, आप इतनी वारदातें हो रही हैं और ये गिरफ्तारियों की शरह आप ये देखें, रोज गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अदालतों से बाआसानी जो है ये रिहा हो जाते हैं और बाआसानी जो है छूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से जो है ये मुल्जिमान बासानी रिहा हो जाते हैं। अदालतें क्या करें, कैसे सजाएं दें? जब आपने मजबूत तफ्तीश ही नहीं की तो क्या सजा देंगी अदालतें? ठीक है, ठीक है। पुलिस की बड़ी सारी नाअहली है जो कि इन मुल्जिमों को एक शेल्टर फराहम कर देती है। बिल्कुल ठीक कहा समीर कुरैशी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। फारूक डाडी साहब तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आज हमें स्टूडियोज़ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। अब्दुल बासित साहब MP हैं MQM के, वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूँगी फारूक डाडी साहब आपसे। फारूक डाडी साहब, अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी समीर कुरैशी की, जराइम पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, और जो उन्होंने मालूमात दी कि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हुकूमत इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रही है, कैसे बचगाना से बयानात वो ऑन स्क्रीन दें या बिहाइंड द सीन दें, लेकिन आवाम तक तो ये जुमले पहुंच रहे हैं कि कैसी बात है, कि जिम्मेदारों वाली गुफ्तगू है। देखिए, बड़ी माजरत के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी माजरत के साथ कराची में ये एक सोने की चिड़िया है जिसको सब ने कमाने का धंधा बनाया हुआ है। जो भी हुकूमत आती है उनको इससे गर्ज नहीं कि अवाम को हम क्या सहूलत दे रहे हैं या अवाम किस हालत से गुजर रही है। उनका मकसद एक ही है कि हम इस शहर से कितना पैसा बना सकते हैं और कितना पैसा अपनी जेबों में डाल सकते हैं। तो यही वजह है कि वो तमाम, आप देखिए कि वो इलाके जो कि पानी की निकासी आपकी जगहें थी वो तक इन्होंने अलॉट कर दी, और ये वजह है कि पहले कराची जो डूबता रहा उसकी बुनियादी वजह भी यही थी। और आप देखें जिस शहर के अंदर पानी बिकता हो, जिस शहर को K4 का मंसूबा जब जनरल परवेज मुशर्रफ 26 अरब रुपए से इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करके गए थे, और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में भी थी और मरकज़ में भी थी, और इन्होंने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, और ना आज अब तक, अब ये 180 अरब रुपए, 160-180 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन आज भी इसमें कोई पेशरफ्त नहीं है। वजह इसकी ये है, आप देखें कि डिफेंस के हर घर में टैंकर आते हैं, एक एक टैंकर जो है 18,000, 16,000
20-20 हज़ार रुपये का 4,000-5,000 गैलन का टैंकर जाता है। तो आप देखिए कि टैंकरों से तो लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन उनके नलों में पानी नहीं आ रहा। तो ये इतना बड़ा माफिया है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। यानी पूरे शहर कायद के जो बासी हैं वो माफियाज के चुंगल में है, इस तरह से कहना चाहिए। हकीकत है, आप देखिए ना कि यहाँ पे एक चीज और, एक खास चीज ये है कि जिस शहर के अंदर थाने बिकते हो और थाने बजाय ये कि आवाम के मसाइल को हल करें, वो इंक्रोचमेंट के अंदर तवज्जो दें। जितनी आपको शहर में इंक्रोचमेंट नजर आती है, ये उस इलाके के थाने जो है वही करते हैं, क्योंकि वो उन्हें किराया उनसे लेते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं, और वो भी एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। ठीक है, अब्दुल बासित साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल बासित साहब को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। वालेकुम सलाम मिस शुमैला, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल बासित साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जी रहे हैं इस महंगाई के दौर में, और जिन मसाइल का शहर कायद के बासियों को सामना है, हम भी उन मसाइल का शिकार होते हैं, उनका सामना करते हैं। और पानी का जो मसला है उसने तो जिंदगी मुश्किल कर दी है। मतलब एक बुनियादी ज़रूरत है पानी, और इतना बड़ा मेगा सिटी है और यहाँ पर आवाम को पानी मुयसर नहीं है। पीने का साफ पानी तो बहुत दूर की बात है, पानी मुयसर नहीं है, न गंदा न साफ। शुमैला, असल बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये मेरे ख्याल से हम गलत कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मेट्रोपॉलिटन सिटी रही है, ये होती थी जब इसमें चीजें बेहतर थी। अब तो मतलब ये तबाही के हाल में। जी मिस शुमैला को शेयर जी अब्दुल बासित साहब, मैंने कहा आप क्या सूबा बन गया है? मेरे को तो ये गांव लगने लगा है। मैं न्यू कराची को न्यू कहा जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो न्यू कराची है। उसका नाम चेंज करके ओल्ड कराची कुछ कर देना चाहिए, खंडर कराची कर देना चाहिए। इसी तरह शहर के बहुत सारे इलाके हैं, उनके हमें नाम तब्दील करने पड़ेंगे। जो हालात हैं, पानी का जो आप मसला कह रहे हैं सर, अभी जो बैठे में वो कह रहे थे कि डिफेंस में, DHA में टैंकर आते हैं, तो डिफेंस वाले अफोर्ड कर सकते हैं सर। जब आप यहाँ आएंगे, गरीब हल्के में जरा घूमें, कुछ घरों में जाके पूछें कि वो अपने खर्चे कैसे पूरे कर रहे हैं और पानी खरीद के टैंकियों से कैसे पूरे कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है ड्रग्स एक टाइम पे एक माफिया होता था ड्रग्स का, जो पैसे बहुत कमाता था। मुझे लगता है पानी वाले ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है। आज जो सिंध असेंबली का इजलास हुआ है अब्दुल बासित साहब, बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है। मछली बाजार जैसी सिचुएशन हो गई थी, और सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातें दोनों आमने सामने आ गई हैं पानी की तकसीम के मामले पर। तो ये क्या मामला क्या हुआ था और क्यों इतना ये बढ़ गया? मतलब पानी तो एक बुनियादी जरूरत है, मिलना चाहिए हर शहरी को। ये आप मेरे ख्याल से कल वाला असेंबली के सेशन की बात कर रही हैं, जिसमें एक रेजोल्यूशन निसार खोड़ो साहब ने पेश करी थी। आज भी बात जी, वो असल में उन्होंने रेजोल्यूशन ये पेश करी थी कि सिंध को उसका हक का पानी मिलना चाहिए। जो 1991 का जो हमारा एग्रीमेंट है इरसा का, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो हमारा कहना भी ये है कि चलें, वफाक आपके साथ अगर कोई ज्यादती कर रहा है, 36,370 मिलियन गैलन पर डे वफाक देता है पानी सिंध को, उसमें से कराची को सिर्फ जो मिल रहा है वो 548। क्या सर, ये आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ है, उसमें सदर जरदारी के इस्तीफे का मुतालबा भी तो कर दिया आपने। ये किसने मुतालबा करा है? ऑपोजिशन जमातों ने। ऑपोजिशन जमातों में असल में जिन्होंने करा है वो सुन्नी इत्तेहाद वाली साइड पे आप बात कर रही हैं। अच्छा। हमारी साइड से ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो आखिर ये कराची के जो मसाइल हैं, हर रोज हम बात करते हैं, कभी जराइम की दुनिया से बात करते हैं, कभी अवामी मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन आज तक हम ये देख रहे हैं कि कोई मसला हल नहीं होता। किसी जमात के पास है, कोई सियासी जमात ऐसी है जो आवाम को ओन करे, कराची को ओन करे और कराची के मसाइल का हल लेके आए, हल करवाए, बात ना करे, हल करे? शुमैला देखिए, हल बहुत सिंपल सा है। अगर आप एक मास्टर प्लान बनाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवा देना, अपने सियासी पॉलिटिकल माइलेज गेन ना करने की कोशिश में ना लगे। आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। K4 मंसूबे का नाम, तो K का जो मतलब है वो कभी ना मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट है ये, जो मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में भी ये कंप्लीट करेंगे। हमारा तो मसला यही है कि बस प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड बना दी जाती है जहां बता दिया जाता है सिंध ने बहुत तरक्की कर ली है, सिंध स्विट्जरलैंड बन चुका है। ना सिंध ने तरक्की करी है,
ना सिंध के ये जो सबसे बड़ा शहर है सिंध का कराची, ना इसने तरक्की करी है, ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, इसको रिवर्स गियर लगा दिया है। 2008, 7, 9 में जब लोग लाहौर से, केपी के पेशावर से जब आते थे ना कराची, तो वो बोलते थे वाह यार ये शहर मतलब अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है इधर। लेकिन अगर अब हम बात करें ना तो शर्मिंदगी होती है, इस शहर को रिवर गेट लग गया है, इस शहर के पैसों से। तो आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आपके पास इतनी सीटें हैं, आप कराची का कोई एक मसला भी नहीं हल करा सके, उस वक्त भी नहीं कराया जब आपके पास सब कुछ था, और आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? 15 साल से हुकूमत में सिंध गवर्नमेंट है सर। 15 साल से पहले की बात कर लेते हैं, आपने कोटा सिस्टम खत्म कराया? कोटा सिस्टम पे तो हम हर वक्त से आवाज उठा रहे हैं सर। आप मुझे बताएं ना, करप्शन जो ये कर रहे हैं अफसरान, हमारा जुडिशियल सिस्टम ही इतना कमजोर है, हमारी हुकूमत की नाअहली ये है कि जो करप्ट सिस्टम है सारा, वाटर बोर्ड का हो, ये टैंकर माफिया नहीं दिख रहा, ये टैंकर माफिया किसी जमात को नहीं दिखता। कौन सी जमात डिनाई करेगी कि टैंकर का माफिया है कराची में? कौन सी जमात डिनाई करेगी कि इलेक्ट्रिक बदमाश बनी पड़ी हुई है? सर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा कि हमारे घर बिलावल हाउस में भी टैंकर का पानी आता है, आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो सियासी जमात तो खुद इस चीज को मान रही है। मान तो क्या रही, इतनी मजे का खेल बात है। और आप देखें कि कराची के साथ जो अशर किया हुआ, कराची न सिर्फ सिंध पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है सबसे ज्यादा, और इन रिटर्न कराची को क्या मिल रहा है? पूरे पाकिस्तान में इस पे मेरिट चलती है कि चाहे CSS का एग्जाम हो, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो CSS के एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान में मेरिट है। लेकिन पिछले 50 सालों से सिंध में मेरिट नहीं है, और मैं उन जमातों को इसका कसूरवार कहूँगा जो कि पीपल्स पार्टी के साथ एलाई रही और उनकी शराकत में रही, और ज़बानी जमा खर्च आप कुछ भी कर लें, लेकिन हकीकत में क्या किया? आपके गवर्नर को हटाते थे तो आप कहते अगर उनको हटाया तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि कराची के नौजवान को अगर कोटा सिस्टम आपने ना ख़त्म किया तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि कराची इलेक्ट्रिक, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नर्क जो है वो कराची की इलेक्ट्रिक चार्ज कर रही है, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते? ये तो नहीं कि हमने कहा हमने करा, ये नहीं होता। आप फिजिकली ले, ताकि कराची की आवाम जो है वो आपके साथ, आपके पीछे खड़ी रहे। लेकिन जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है जिन्होंने कराची की दावेदार रही और कराची के लिए कुछ नहीं किया। आज कराची का नौजवान जो है बेरोजगारी की वजह से खुदकशी पे मजबूर है। आज खुदकशियां हो रही है शहर के अंदर, इसका जिम्मेवार कौन है? कि जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो कम से कम आप इस पे कोई अमली जामा पहना है, इस पे अमली कदम उठाए। ये हमने एहतजाज किया, हमने ज़बानी किया, हमने करारदाद डाली, ये सब बेकार चीज़ें। आप एक अमली कदम उठाए। जब PDM-1 की हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि हमारे बगैर तो हुकूमत चल ही नहीं सकती, हम हट जाए तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हमने PTI से अलहदा हुए तो PTI ख़त्म हो गई, हमने उसको गिरा दिया। तो आप जब इतने इम्पोर्टेंट है तो आप कराची के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कराची के लिए अमली कदम क्यों नहीं उठाते? आज कराची में पानी नहीं है, आज कराची में सर्विस सिस्टम सही नहीं है, आज कराची में एजुकेशन का हाल इतना बुरा है, आज कराची के हेल्थ के डिपार्टमेंट देखें, हेल्थ की कंडीशन अस्पतालों का इतना बुरा हाल है। आज आप रोडों को देखें कि एक बारिश के अंदर सारे रोड भूल गए। यानी हमें ये पता चल गया कि बजाय डामर के वो काला तेल जो होता है, ऑयल होता है, उससे रोड बनाए गए थे। एक क्यों डिफेंस के या CBC के क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो रोड थे वो क्यों नहीं धुले? वैसे कि वैसे हैं, लेकिन ये अभी रोड बनने और सारे ख़त्म। तो मैं कहूँगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को, उन तमाम ठेकेदारों को, उनको अरेस्ट किया जाए
कि ये दोबारा बनाओ, ये कैसे आपने ये रोड बनाया, किस तरह रोड बनाया। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। असरार अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल फारूक डाडी साहब, सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हुसैन लंजार ने आज करारदाद जो कि सिंध असेंबली में पेश की गई के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को मनसूख करने की, उसका भी उन्होंने फेवर किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। तो मतलब अब तो पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को मान रही है कि आवाम को प्रॉब्लम आ रही हो, बिजली के ज़्यादा नर्ख हों या फिर कोई और। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, ये पीपल्स पार्टी ही थी जब ये इसकी निष्कारी हुई थी और इसका जो एग्रीमेंट मुशर्रफ के दौर में बना था, तो उसमें बहुत सारी शिकें थी जिसमें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी थी इसकी लाइन लॉसेस जो है उसको ठीक करने के लिए। और उसमें एक और शिक ऐसी थी कि आप 7 साल तक कोई नर्ख नहीं बढ़ा सकते। जरदारी साहब ने 2008 में जब आए, उन्होंने दोबारा कि कराची इलेक्ट्रिक से मुआहदा किया और तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया गया। और ये एग्रीमेंट मैंने एक बार नहीं, मैंने 8-10 बार उस एग्रीमेंट को पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ था कि नया एग्रीमेंट जो जरदारी साहब ने किया था उसके अंदर वो जो शिक थी, बहुत सारी शिकें उसमें जोड़ा दी, लेकिन खास कि आप 7 साल तक इसके कराची इलेक्ट्रिक के नर्ख नहीं बढ़ा सकते, तो वो शिक को खत्म कर दिया गया। तो अब पीपल्स पार्टी किस मुंह से कह रही है। और एक चीज और कहूं, जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की निष्कारी हो रही थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर थे जिन्होंने उनसे पैसे लिए, जिन्होंने उनसे भत्ता लिया है। अब्दुल बासित साहब से भी बात कर लेते हैं। अब्दुल बासित साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? पहले तो इनको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। जो इन्होंने कहा है कि हमने इत्तेहाद करा, हमने सिंध में कोई इत्तेहाद नहीं करा, हम भरपूर ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा से उसके रीसेंट झलकियां चाहिए तो जाके बजट सेशंस देख लें असेंबली के। बाकी जो बात रही कि वफाक में हम क्यों हैं, कराची के लिए स्पेशल बजट अगर हम एलोकेट करवाएंगे तो उसका फायदा किसको होगा? इसी कराची के शहरियों को होगा। अभी के इलेक्ट्रिक पे एहतजाज हमने करा, हमने वहां पे अपने मुतालबात रखे। बिन कासिम स्टेशन 1 और 2 का हमने बोला है, नेपरा पे भी हमने खत लिखे हैं कि, और वहां हम बात कर रहे हैं वफाक में कि इनको इजाजत ना दी जाए कि इससे बिजली बनाए, क्योंकि ये डबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट बनाने में के इलेक्ट्रिक को, और वो उसी बिना पे हमें महंगी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। हमने पेड लोड शेडिंग और डिस्कनेक्ट प्रैक्टिसेस की हमने बात करी है कि उसको बेहतर बनाया जाए। उसके अलावा जो आप 2008 पे चली जाएं शुमाइला, तो आपको भी याद होगा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर था, पानी आता था, पानी की कोई किल्लत नहीं थी, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता था सब जगह पानी जाता था, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम था हमारा। अब अगर 15 साल से हमारे पास कोई इदारा नहीं है, केएमसी हमारे पास नहीं है, वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं है, और ये कहना कि हम ठीक कर दें एक ही दिन में, तो हम ठीक नहीं कर सकते। हमें अभी 6 महीने हुए हैं, उसमें भी अगर आप जाएंगे हल्के में तो आपको अवाम अपने मुंह से बताएगी कि कौन से एमपीएस ऑन ग्राउंड हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ऑन ग्राउंड आना भी पड़ेगा। सिर्फ अगर टीवी पे हम देखकर फैसले करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल पैदा होगा। ठीक है अब्दुल बासित साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक्स है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो वैसी है नहीं, या यूँ कहना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वैसी दिखाई जा रही है तो वो वैसी है नहीं जैसे कि वो एक्चुअल में है। इस पर भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।